हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज आपकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। आज का हमने पेपर लिया है 3 जनवरी 2022 का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। देखिए, सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, इसमें आप देखो कितने प्रश्न सही कर लोगे, इससे आपको मालूम हो जाएगा। अगर आपके 30 में से 20% आप सही कर रहे हो तो समझ लो आपका सीटेट क्लियर है। अगर 15 भी कर लेते हो तो भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो इस देखिए 3 जनवरी 2022 का पेपर है और इस बार कुछ कंटेक्स्ट अलग टाइप से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उसी पर आज हम इस प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए किस टाइप से पेपर बना है आपका। पहले प्रश्न में बात कर लेते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चों एक निश्चित आयु तक आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है, तो सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। क्या है? बाल विकास। अगर इस प्रश्न को हम माने, दूसरा देख लेते हैं। बहुआमी क्योंकि बच्चे भिन्न प्रकार के संदर्भ पर पलते पढ़ते हैं, ये नहीं हो सकता। एक पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि यदि विकास सभी के लिए, ये भी नहीं है। सिर्फ माता पिता प्राप्त अनुमान से नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे के विकास की प्रक्रिया एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर एक समान होती है और बच्चों में एक निश्चित सीमा तक पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न लिया हमने। विकास का सिद्धांत बताता है कि गमक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के शीर्ष की ओर बढ़ता है। देखिए, विकास का सिद्धांत बताता है कि गमक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी या शीर्षगामी। अगर इसकी हम बात करें, शीर्षगामी तो हो नहीं सकता, तो हमारा क्या हो सकता है? जब गमक कौशल का विकास शरीर से मध्य की ओर बढ़ता तो हमारा क्या? अधोगामी। सी ऑप्शन सही है। मानव शरीर में उसके अंगों का विकास बेहतर तीव्र ढंग से नहीं होता, ये एक निश्चित अनुक्रम में होता है जो विकास के मध्य और समय के कारण अलग अलग व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे प्रोक्सीमेडिस्टल समीपस्थ निगमन है आपका ये। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है। विकास के किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शेष अवस्था से, प्रारंभिक बाल्यावस्था या माध्य बाल्यावस्था? प्रश्न है आपका, विकास के किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल से सक्रिय भाग लेते हैं, रूप से भाग लेते हैं? शेष अवस्था से लेते हैं या प्रारंभिक अवस्था से या मध्य अवस्था से या बाल्यावस्था से? तो अगर हम इसकी बात कर लें तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि समाजीकरण रीति रिवाज मानदंडों और प्रसारित नहीं, मध्य नहीं होगा इसका। इसका है आपका बी ऑप्शन, प्रारंभिक बाल अवस्था से। क्योंकि विकास के प्रारंभिक चरण यानी बचपन में बच्चे सक्रिय रूप से खेल में संलग्न होते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मध्य अवस्था नहीं आएगा इसका। चौथा प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं? परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थान या विद्यालय? अगर हम द्वितीय स्थान की बात कर लेते हैं, रीति रिवाज में, मतलब समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं क्या क्या हैं, तो हम अब इसकी बात कर लेते हैं।
तो आपका परिवार या मीडिया या धार्मिक संस्थान, तो हमारा धार्मिक संस्थान तो नहीं हो सकता इसमें। और धार्मिक संस्थान इसको हम ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। परिवार है, पूछा समाजीकरण की द्वितीय। अगर प्राथमिक पूछता है तो हमारी परिवार। चलो मीडिया। धार्मिक संस्थान, विद्यालय नहीं है, आपका धार्मिक संस्थान भी है, तो आपका ABC विद्यालय नहीं होगा। अगर ABC की बात करें, ABC, अगर ABC की बात कर लेते हैं तो आंसर आपका ABC, तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है ABC में, क्योंकि पूछा है इन्होंने द्वितीय संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल का से पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि ये निष्कर्ष निकालती है कि का और खा से बड़ी है, तो ये जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? तो क्रमबद्धता, संरक्षण या सकारात्मक अनुमान या परिकल्पना आधारित निर्माणात्मक तर्क। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, तो आपका C ऑप्शन सही है, क्योंकि सकारात्मक विचार के अंतर्गत पूर्व ज्ञान का उपयोग करके मूल तारकों का उपयोग करके बच्चों के अंदर छुपे ज्ञान का निर्धारण करता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पहले की अवस्था में बच्चों से यह इस तरह का अभ्यास होता है कि सकारात्मक अनुमान का एक उदाहरण तब होगा जब बच्चे को ये जानकारी दी जाएगी कि A B से बड़ा है और B C से बड़ा है। तो क्या आएगा आपका सकारात्मक विचार, ये प्रक्रिया अनुमान, सकारात्मक अनुमान या विचार आएगा इसमें। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निदानात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या प्राप्ति चिंतन। अगर हम छठे प्रश्न की बात करें, सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? तो आपका प्रतिवर्तन A ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतिवर्ती के अवधारणा पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत एक मानसिक क्रिया को, घटनाओं के अनुक्रम को उलट देता है और ये बदलती स्थिति को मूल स्थिति में पुनर्व्यवस्थित कर देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या पूर्व पारंपरिक चरण। अगर हम 7वें प्रश्न की बात करें, पारंपरिक चरण हो सकता है, हाँ सही है, उत्तर में सही है। और पूर्व पारंपरिक तो आपका B ऑप्शन अपारंपरिक चरण ये नहीं है, तो मतलब आपको B ऑप्शन सही है, क्योंकि कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। क्योंकि कोहलबर्ग मानते हैं कि अध्ययनों के माध्यम से प्रदर्शित करने के सक्षम थे लोगों ने अपना नैतिक तर्क विकास प्रकार विकसित किया था। उनका पहला था पूर्व पारंपरिक चरण था, इसमें आज्ञाकारिता और सामाजिक अभिविन्यास था। और दूसरे चरण में कहा था इन्होंने व्यक्तिवाद या इंस्ट्रूमेंटल्स और विनियमित स्तर। पारंपरिक चरण में इसमें अच्छा एक लड़का है लड़की। चौथा आपका कानून और व्यवस्था पारंपरिक चरण में आते हैं। और उत्तर पारंपरिक में कहा था इन्होंने सामाजिक अनुबंध या सैद्धांतिक समझ, इस टाइप से इन्होंने कहे थे।
8वां प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचाना चाहिए? किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों का अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत जो किसी भी कक्षा में लागू किया जा सकता है, किसी भी कक्षा में लागू किया जा सकता है, स्कूल के बाहर भी या स्कूल के अंदर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किस विद्यार्थी में अधिगम को सुसह्य करने हेतु उपयुक्त बताया? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, या रटकर याद करने पर बल, या गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। देखिए, रटकर याद करना ये तो हम नहीं कर सकते, गैर संदर्भित पाठ्य ये भी नहीं कर सकते। तो अगर हम बात कर ले तो सहकर्मी संयोगिता, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सामाजिक संरचनावाद का विकास की अवधारणा सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा किया गया था। वाइगोत्स्की एक संज्ञानात्मक वादी थे, लेकिन उन्हें पियाजे और जैसी संज्ञानात्मक की विचारधारा को उन्होंने अनुधार भी किया था। वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकास का स्तर विकास का वह स्तर है जिस पर शिक्षार्थी पहले ही पहुंच चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव करते हैं। तो इसकी हम बात कर ले तो सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी अपने विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव करते हैं। एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अवधारणा दी है और इस बात पर जोर दिया कि सीखना केवल हैंड्स ऑन दृष्टिकोण के माध्यम से होता है और इसलिए छात्रों को अनुकूल और सिखाने के लिए अपने वातावरण के अनुकूल होना साथ चाहिए। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई प्रथम स्वतंत्र विधियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डन ने, लेव वाइगोत्स्की ने, या लॉरेंस कोहलबर्ग ने? अगर हम इसकी 11वें प्रश्न की बात कर लें तो 11वें का आपका दूसरा प्रश्न सही है, हार्वर्ड गार्डन की बात कर लेते हैं। द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल्स इंटेलिजेंस को पहली बार 1983 में एक मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जब उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड प्रकाशित की थी। उन्होंने घोषित किया कि सीखना कई प्रकार की बुद्धि के माध्यम से होता है और लोगों के पास प्रत्येक के विभिन्न स्तर होते हैं, अलग अलग सीखने के तरीके होते हैं। हर व्यक्ति के पास जीवन की समझ को समाधान करने की क्षमता होती है किसी पास, या किसी विषय को समझने के लिए नया ज्ञान प्राप्त होता है, या एक ऐसा कौशल जो समुदाय के लिए उपयोगी हो, चाहे वह उत्पादन हो या सेवा, या प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रकार के ज्ञान का अद्वितीय संयोजन कर सकता है, या इंटेलिजेंस प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं, या छात्र अधिक असफलता का अनुभव कर सकते हैं। ये सिर्फ किसकी थी? ये सब विचारधारा थी हार्वर्ड गार्डन की। नेक्स्ट, खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया भी, मुझे ये खिलौने पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। ये किसका उदाहरण है? जेंडर प्रशासनिकता, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का, या जेंडर स्थिरता का? अगर हम 12वें प्रश्न की बात कर लें तो जेंडर रूढ़िवादिता का ऑप्शन सही है इसका। 13वां प्रश्न है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि वह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? योगात्मक, मानक, संदर्भित या रचनात्मक मानकीकृत?
क्या कहेंगे इनको हम? तो हम रचनात्मक, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। जैसे कि वे सीखते हैं, यह नियमित आकलन की एक विधि है और उसमें पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की प्रगति की निगरानी में मदद करने के लिए त्वरित प्रश्नों और अभ्यासों की एक श्रृंखला को एक साथ रखना शामिल है। 14वां प्रश्न आपका, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा का उपयोग निरुत्साहित करनी चाहिए या ज़्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। भाषा के विविध के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। अगर हम 14वें प्रश्न की बात कर लें तो 14वें का सटीक आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बहुभाषी भाषा में एक शिक्षक को भाषाओं के विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और छात्रों की पसंद के अनुसार उनके उपयोग की भाषा का अनुमति देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल 4 निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ता समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अगर हम 15वें प्रश्न की बात कर रहे हैं तो 15 में केवल 4 निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, ये ऑप्शन इसका सटीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है समस्या समाधान पर ध्यान दें और शिक्षार्थियों को समालोचन पर सोच विकसित करना और अन्वेषी सोच उन्मुख बने। 16वां प्रश्न है, अच्छा 15वां में, अच्छा तो केवल निर्धारित, अगर 15वें के ऑप्शन भी रह गए थे इसमें तो हमारा ए ऑप्शन तो सही था इसमें, ए, और आपका इसमें सी गलत है भाई, वो बी गलत है, बाकी सब सही हैं। केवल निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए और अधिगम को समालोचना चिंतन का विकास करना चाहिए, बी भी सही, सी भी सही है इसका, और इसका आपका अन्वेषण निर्धारित को और खेल निर्धारित होना चाहिए। तो हमारा ए बी सी डी आपका ये ऑप्शन अब सही हुआ आपका, इस टाइप से आपका प्रश्न सही हुआ, क्योंकि ये कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल 4 निर्धारित विषयों पर केंद्रित होना चाहिए और अधिगम में समालोचना चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खेल विधि को होना चाहिए। 16वां प्रश्न आपका, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नियोजित है या ये दर्शाता है कि शिक्षिका अपने कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है या विद्यार्थियों के समान अवसर की उपलब्धि में वंचित करना। शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, शिक्षक द्वारा किया गया ये कार्य क्या है? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धि में वंचित करना, क्योंकि ये विद्यार्थियों को समान अवसरों को वंचित करता है, क्योंकि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा पारंपरिक दृष्टिकोण से शिक्षा का जो आपका शिक्षक है कक्षा व्याख्यात की परिचित भूमिका में कार्य करता है, छात्रों को जानकारी प्रस्तुत करता है जिनसे अपेक्षा की जाती है कि प्रस्तुत किए गए कार्य पर ही कार्य किया जाए। 17वां प्रश्न है, गुणज बेफल से जूझते छात्र के समावेशन हैं तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना या विद्यार्थी को दृष्ट आधारित परिकल्पना कैलकुलेटर और गणित संबंधी, ये नहीं है। अगर हम गुणज वैफल्य के सोचते छात्रों का समावेशन है तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण? अच्छी यार, वैफल्य से जूझते छात्रों के समावेशन में निम्न में से क्या महत्वपूर्ण था? विद्यार्थी को दृष्ट आधारित परिकल्पना के कैलकुलेटर और गणित में संबंधी, तो इसका आपका बी आंसर बिल्कुल सटीक है, बी आंसर सटीक है, क्योंकि डिस्कैलकुलिया एक विकासात्मक अधिगम विकार है जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति में गणित कौशल उसकी उम्र के औसत से काफ़ी नीचे होती है। उन्हें गणित की गणना को पूरा करने में कठिनाई होती है, गणित की समस्या को हल करने के लिए अपने साथियों की तुलना
में अधिक से अधिक समय लेती है और अक्सर गणित या गणना से जुड़ी किसी भी चीज़ को दर्शाती है। 18वां प्रश्न, एक दृष्टिबाधित वाले छात्र विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? स्पर्शिंग ग्लोब है, छोटे अक्षर वाली पुस्तक है, दृश्य पाठ या पाठन सॉफ्टवेयर या ब्रेल लिपि वाली पुस्तक है। अगर हम 18वें प्रश्न की बात करें, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है, आपका बी सही है इसका, क्योंकि टेक्टाइल ग्लोबल स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और ब्रेल किताब आदि सामग्री दृष्टिबाधित छात्रों के लिए फायदेमंद होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, उन्नीसवां प्रश्न है, कथन ए भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रावण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। आपका कथन ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रावण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। तर्क कहता है प्रस्तुतिकरण के विभिन्न विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन इसका सटीक है। बाकी इसमें और आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 20वां प्रश्न देख लेते हैं। एक सजना आत्मा बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? एक सजना आत्मा बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता या नवीन महत्वपूर्ण उत्पादों की योग्यता। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, सजना आत्मा बालक के निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? सज्जन आत्मा या बालक के अंदर कौन से? तो अगर अपसारी चिंतन की बात कर लें तो सटीक होगा ये। और अभिसारी चिंतन या अमूर्त चिंतन की योग्यता ये भी सटीक है। और नवीन महत्वपूर्ण उत्पादनों का योग्यता ये भी सही है। तो आपका ए सी डी ये सही है, तीसरा ऑप्शन। 21वां प्रश्न है, कथन ये है आपका कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विभिन्न विधियों का प्रयोग कराना चाहिए, ठीक है। और कारण कह रहा है इसका, एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा ही सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो अगर इसकी हम बात करें, ए तो सटीक नहीं हो पा रहा, वो एक सटीक हो रहा था, बी सटीक नहीं हो पा रहा। तो इसकी हम बात कर रहे थे, ए सही है, आर गलत है, सही है। क्योंकि देखो ये कह रहे हैं कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ये सही है आपका कह रहा है। और इसका कारण कह रहा है कि एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता, ये सही है। तो ये हमारा ये आपको गलत है। तो हम इसकी बात करें, ए सही है, आर गलत है। तो इसमें आपका तीसरा आंसर सही है, ए सही है आर, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, किसी संप्राप्ति को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को और उदाहरणों द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इसके लिए क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम को इस्तेमाल कर रही है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुकरण या प्रतिस्पर्धा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अध्यापिका विभिन्न, तो जब भी आप देख रहे हैं तो आगमनात्मक, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, आगमनात्मक। देखिए ये कह रही है कि किसी संप्राप्ति को पढ़ने के लिए एक अध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, किसी को पढ़ने के लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, उसके बाद विद्यार्थियों को और उदाहरण द्वारा एकत्र करने के आधार पर उन नियमित निर्धारित को कहती है कि इसके लिए क्या क्रिया अध्यापिका किस अधिगम को इस्तेमाल कर रही है? तो आगमनात्मक। अवधारणा निर्माण या आगमनात्मक शिक्षण की एक रणनीति है जो छात्रों को उदाहरण द्वारा अध्ययन करके एक अवधारणा की स्पष्ट समझ बनाने में सहायक है। दिए गए विकल्प में
सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 23 में कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं की कठोर और अटल नियमों का निर्धारण नहीं, विद्यार्थी को दुर्व्यवहार के बारे में, अभिभावकों के बारे में बार बार शिकायत, या मानदंडों का पालन करने के पर विद्यार्थियों की त्रासना, या मानदंडों और नियमों को स्थापित करने में विद्यार्थियों की सहभागिता। अगर हम 23वें प्रश्न की बात करें तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। देखिए, मापदंड और नियमों को स्थापित करने में विद्यार्थियों की सहभागिता। इस टाइप से आपके प्रश्न आराम से बना सकते हो, बहुत इजी है। इस टाइप से अगर प्रश्नों की हम बात करें तो सिर्फ थोड़ा आपको पढ़ना है, प्रश्न समझना है, प्रश्न का सेंस समझना है। देखिए, कक्षा प्रबंधक में छात्रों को सहयोग प्राप्त करने के लिए या शिक्षक को छात्रों के सहयोग से कक्षा के लिए मानदंड और नियम स्थापित करने चाहिए। कक्षा के मानदंड स्थापित करने में व्यवहार करने के तरीके पर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है। असभ्यता को कम किया जाता है और छात्रों को व्याख्याओं को करने, विचारों को व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। 24वां प्रश्न है, एक विकल्प चुनिए जो संदर्भों का सही चुनाव करता है, जिनमें से बच्चों के लिए आदि हो पाता है, खेलकूद, घर या समकक्ष। अगर आदि हो पाता है तो आदि में तो हमारा खेलकूद भी हो जाता है, घर भी हो जाता है, समकक्ष भी हो जाता है। बच्चों को आदि मतलब आदि का मतलब उसके बच्चे आदि हो जाते हैं, घर के भी कक्ष के भी। तो हम इसका तीसरा ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि खेल, घर और कक्षा उस संदर्भ में प्रतिनिधित्व करती है जिसमें बच्चे में सीखना होता है, जिसमें पाठ्यक्रमीय, पाठ्य सामग्री और पाठ्येतर क्रियाविधि के संबंध है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों को समस्या समाधान कौशलों के विकसित हेतु प्रभावशाली नहीं है? मुद्दों पर चर्चा को सुसह्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, या समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन में विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। देखिए, सामग्री प्रदान, शिक्षण सामग्री प्रदान करना 25 का। और देख लेते हैं, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरणों का चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। देखिए, हमारा अगर हम प्रश्न की बात करें, या तो सी तो नहीं है, तो हमारा देखिए हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया को इस्तेमाल पर बल देना। तो इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आपका, क्योंकि ये कह रहे हैं क्योंकि समस्या समाधान उचित कौशलों को व्यवस्थित रूप से लागू करके समस्याओं को पहचानने और हल करने की क्षमता है। समस्या समाधान प्रक्रिया है एक सतत गतिविधि जिसमें हम जो जानते हैं और उसे खोजते हैं और जो हम नहीं जानते उसे खोजते हैं। प्री प्ले समस्याओं को स्पष्ट करना और रचनात्मक रूप से कार्य करना, ये क्या है सब हमारे इसी पर कार्य। ब्लॉक है, सरल है, पहेलियाँ जैसी कहानियाँ हैं, खेलना, आप ये सब इसी पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, छब्बीसवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? अगर सभी संरचनावादी अभिलक्षण की बात कर लें तो अधिगम प्रक्रिया में अधिगम निष्क्रिय होता है, या पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत करने पर अधिक महत्व दिया जाता है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों को उपयोग ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। अगर हम 26वें प्रश्न की बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि रचनावादी कक्ष तब होता है
जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से पृष्ठभूमि के ज्ञान, अनुभव के निर्माण और उन अनुभवों को प्रतिबंधित करके अर्थ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम को अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। यह अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। यह त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। अधिगमकर्ताओं हुक और डांट के भय के बिना त्रुटियों करने के लिए मौका मिलना चाहिए। अगर हम 27वें प्रश्न बात करें तो अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। ये आपका आंसर सटीक है, क्योंकि शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण छात्र की प्रेरणा, स्कूल और स्कूल के काम के प्रति दृष्टिकोण छात्र के आत्मविश्वास और परिणामस्वरूप व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। और नकारात्मक प्रवृत्ति के अनुसार 28वां, निम्न में से कौन सी बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? अपने अधिगम को दूर करने के लिए शोध करते समय हर अरमान विभिन्न स्रोतों की सहायता लेते हैं। ये आपका नगद इनाम पाने हेतु रेहान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों को खोज करता है। अगर हम 28वें प्रश्न की बात करें तो आपको बी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन देख लेते हैं। सितारा अपने स्वयं संतोष के लिए अपने स्वबड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि होती लेती है? नहीं। अपने व्यक्ति अभिरुचि एवं अपने क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुलवित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता? नहीं। तो देखिए, नगद इनाम पाने हेतु रेहान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। बी आंसर आपका सटीक है इसका, क्योंकि बाहरी प्रेरणा, बाहरी कारकों जिसे बाहरी पुरस्कार भी कहा जाता है, द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, जैसे पुरस्कार प्राप्त करना, दंड से बचना, या आंतरिक प्रेरणा के विपरीत है जिसमें आप आनंद या संतुष्टि जैसी आंतरिक इच्छा से प्रेरित होते हैं। बाहरी अभिप्रेरणा का अर्थ है कि व्यक्ति कार्य को इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे कार्य उसमें आनंद आता है, बल्कि इसलिए कि वह इसे कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट, देखिए 29वां प्रश्न आपका कोविड से ही पूछ लिया गया है प्रश्न। देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवंशिक और निष्पादन, या आनुवंशिक और वातावरण? अगर हम 29वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो संज्ञान और संवेग, बी आंसर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि हम कई संबंधी प्रक्रियाओं की एक प्रणाली के रूप में संज्ञान और भावना या संवेग के संबंध को परिभाषित करते हैं। यह प्रशासनिक विचारों, अनुभवों, खुले व्यवहार और भाषा में प्रकट होते हैं। प्रक्रिया के माध्यम से अनुकरण को बढ़ावा देने का प्रयास व्यक्तियों की ज़रूरतों, लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। अगर हम 30वें प्रश्न की बात कर लें, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर ये मुख्यतः है शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित, स्वयं निर्देशित। तो इसकी हम बात करें तो स्वयं निर्देशित, डी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि स्वयं निर्देशित शिक्षा SDL को स्वयं की पहल पर सीखने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शिक्षार्थी के पास प्रयास की योजना बनाने, लागू और मूल्यांकन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए अधिगम अर्थपूर्ण और प्रभावी होता है जब हम मुख्य रूप से स्वयं निर्देशित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 प्रश्न।
3 जनवरी 2022 में ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे सीटेट में। आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपका ये अनुभव है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली हमने आपकी एक क्लास बनाई थी। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुट जाइए, ज़्यादा समय नहीं रहा सीटेट का। इस टाइप के आपके पेपर पूछे जाते हैं और अपने पेपरों पर और अपनी परीक्षा पर ध्यान लगाइए। टारगेट रखिए हमारा सीटेट इस बार क्लियर हो जाए, क्योंकि आने वाली विज्ञप्तियों में आपको सीटेट बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट फ्रेंड, बाय दोस्तों, फ्रेंड, गुड नाइट, टेक केयर।